अक्षत, यस अक्षत सर। यस सर। डीपीपी सोल्व कर रहे हो बेटा? सर या सर अभी दो पता नहीं दो लगा? सर 2 की डीपीपी शुरू की। अमित, यस सर। डीपीपी सोल्व कर रहे हो बेटा? यस सर। तो कहाँ से निकालते हो ये डीपीपी आप? सर मतलब सर कैसे? कहाँ से सोल्व करते हो, कहाँ होती है? सर ऐप पर, ई काइट्स ऐप पर सर। हाँ, ई काइट ऐप पर जो आपके जो 11th क्लास की डीपीपी है वही आपको सोल्व करनी है, अलग यस। से नहीं करनी। वहां पर जो पुरानी डेट लिखी हुई है ना उसमें यस सबके लिए सर। कॉमन है वो जिस दिन जो टॉपिक करते हो वही करना है। हर्षिता, यस सर। कर रहे हो डीपीपी बेटा? यस सर। यस सर। सबमिट भी कर रहे हो? यस सर। सर ट्वाइस भी कर लेते हैं कई बार, जैसे अटेम्प्ट्स में जैसे नहीं हो पाता क्लियर तो हाँ, ट्वाइस कोई भी इशू नहीं सॉल्व है कर बेटा, लेते हैं। वो नहीं, बट करना है जिस दिन भी हो ना, जितना भी हो उस दिन यस करके सर। सबमिट करवाना, जिससे क्या है कि जब हमारी क्लास आए तो हम कुछ डिस्कस कर सके। यस सभी सर। बच्चे बेटा डीपीपी जरूर सोल्व करना है। जैसे मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपसे अभी, तो जो डाउट है वो हमारे डिस्कस हो जाएंगे उससे। नीट वाला पेपर देखा था बेटा आप लोगों ने? लेकिन आपका चैप्टर ही यस अभी सर। एक हुआ है। अभी एक चैप्टर देखा तो हुआ है था तो सर। हाँ देखो बेटा, ये डीपीपी में कर रहा हूँ, सेकंड नंबर डीपीपी है आपका, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका। तो इसमें सेकंड नंबर डीपीपी में जिसका कोई क्वेश्चन करते टाइम रह गए हो या नहीं हो रहे हो तो वो देख लो। 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम? 1 2 3 6 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम? अप टू 6? क्योंकि अभी जो पेरेंट्स मीटिंग होगी तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा आपके पेरेंट्स के साथ, सारा रिकॉर्ड निकाल के कितनी डीपीपी आपने डिपॉजिट की, कितना डीपीपी आपने किया। तो करना जरूर है, क्या 10 में 2 क्वेश्चन आए, 5 आए, 10 आए, टॉपिक पढ़ो, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। 11 तक किसी का और? अप टू 11? अप टू 11? फिर देखो दूसरे वाली डीपीपी है मेरी, उसके बाद वाली जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थी, उसमें देखो 1 से 5 तक किसी का प्रॉब्लम बेटा? 1 to 5? 6 to 9? 6 to 9? 10 to 14? 10 to 14? सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज दो। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने ये दिया था, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको लॉग न्यू माइनस न्यू नोट में ग्राफ निकालना है तो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ये होता है एच न्यू नोट, प्लस होता है काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इधर ले जाओ, इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एच कॉमन ले लो, एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आपको सिर्फ न्यू नॉट चाहिए, बाकी उधर ले जाओ। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1/h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक इक्वेशन होगी। अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड, मैथ का थोड़ा प्रॉपर्टी लगेगा, तो लॉग न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू लॉग काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटा, लॉग न्यू माइनस न्यू नॉट, लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस हो जाएगा ये लॉग काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉग
एच। तो ये इक्वेशन बन गया बेटा आपका एक, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया आपका। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी मुझे लग रहा है, मुझे आइडिया लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे डीपीपी नहीं किया है, और किया है तो सबमिट नहीं किया है उन्होंने, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है उसमें। तो अगर ये वाई एक्सिस पर लूंगा तो ये जो होगा एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जो भी होगा प्लस माइनस जो भी है वो सी। तो इंटरसेप्ट आ गया सी, स्लोप आ गया 1। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, अगर मैं ऐसा ग्राफ खींचता हूँ, इस साइड पे लोग न्यू माइनस न्यू नोट लेता हूँ और इस तरफ लोग काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, मतलब नीचे की साइड, और स्लोप पॉजिटिव, मतलब ऊपर की साइड बढ़ोगे आप ऐसे। तो ऐसा ग्राफ आएगा बेटा। तो ऐसा ग्राफ जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो, जब तक आप अच्छी तरह से पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करके और डीपीपी सोल्व नहीं करोगे तो फिर टेस्ट में परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा आपका। तो डीपीपी सबमिट जरूर करनी है आपसे। मैं पूछूंगा एक एक स्टूडेंट से, रिकॉर्ड देख रहा हूं मैं आजकल, एक एक स्टूडेंट का डीपीपी यस सर से काम नहीं चलेगा, आपका शो होना चाहिए वहां पर, करने के बाद अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सिलेक्टेड हो, अभी सिलेक्टेड हो, सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। और ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ये दो ही कंडीशन में हो सकता है कि या तो आपने किया ही नहीं है, या आपने किया है तो सबमिट नहीं किया, या टिक नहीं किए क्वेश्चन। तो बेटा एक प्रोसीजर होता है, मैं पहले आपसे बात इसी चीज की करता हूं। देखो, आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो बेटा, आप सब लोगों का ड्रीम अगर डॉक्टर बनना वाकई है और जिसके लिए हम आए हैं, तो सबसे पहले जो काम दिया जाता है उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बना के घर जाकर के इसको रीड करो, और रीड इतनी बार करो कि ये लर्न हो जाए, याद हो जाए आपको। एक बार रीडिंग से कभी याद नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आपकी लर्निंग हो जाए तो उससे रिलेटेड जो आपको 8 या 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो अलग से सोल्व करो, डीपीपी प्रैक्टिस करो इसकी। अब आप डीपीपी करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो टिक कर लो, ये हो गए, ये नहीं हुआ, ये सर से पूछना है। और डीपीपी को आप डाल दो उसके अंदर कि भाई ये डीपीपी मैंने कर लिया है, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हो जो रह जाएंगे वो आप मेरे से पूछोगे। फिर आपका क्या आएगा, पेपर आएगा वीकली। तो आप देखोगे कि वीकली टेस्ट में जितना डीपीपी ज्यादा सोल्व करोगे, वीकली टेस्ट आपका परफॉर्मेंस और इंक्रीज होके आएगा। फिर जो क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ रह गए थे वो यहाँ सोल्व कर लोगे आप, फिर भी कुछ रह जाएंगे। फिर आपका होगा फेज टेस्ट। इस टाइप से छोटा 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 छोटे छोटे एफर्ट्स करके आप जो है परफेक्ट पोजीशन पर आ जाओगे बेटा। आपके पास टाइम है, 11th के साथ कर रहे हो तो सही ढंग से प्रिपेयर करो कि एक एक दिन छोड़ो मत, जिस दिन जो काम करना है उसी दिन वो आप उसको कंप्लीट करो। तब देखो नथिंग कैन मैनेकल यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर देखो आप 2 साल के बाद ही आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं करेंगे फिर उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे सभी से ये सजेशन दे रहा हूं, सबको एडवाइजेबल है ये, कि आप डीपीपी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो जरूर करो, डिस्कस करो वो। नहीं तो सिर्फ नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। और लिखो जरूर। जब मैं आपको अभी, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं बेटा, सामने होते तो मैं आपको एक एक चीज नोट करता, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब ये आपकी ऑनेस्टी के ऊपर है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आप। एनीवे, आई कम ऑन टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो था, आज का टॉपिक जो है, पिछली बार मैंने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था। आज हम करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे दिखाया जाता है वो पॉइंट करने जा रहे हैं बेटा। जैसे हमारा एड्रेस होता है ना कि इस शहर के, इस सिटी के, इस ब्लॉक के, इस हाउस नंबर में हम रहते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का हमके प्लेस देखने के लिए कुछ नंबर चाहिए होते हैं। दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा क्या होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक्चुअली ए सेट ऑफ 4 नंबर which gives information about electron within an atom। ये आपको एक सेट होगा 4 नंबर का, 4 नंबर का हम एक सेट बनाएंगे,
उन 4 नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगेगा हमें, इंफॉर्मेशन विद इन एन एटम। ये कौन से हैं? विच आर नंबर्स आर, इन नंबर्स को हम नाम देंगे ए का नाम होगा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बी को हम देंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नेम। सी होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड डी जो होगा उसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो बेटा क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर था और रिप्रेजेंटेड बाय एन था। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर, बोहर साइंटिस्ट ने दिया था, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको। तो ये हमारे पास जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो ये क्या बताता है? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है और कैसे बताता है। तो देखो पॉइंट वाइज करते हैं, इजी याद भी हो जाए हमें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बोहर ने इंट्रोड्यूस किया है, एन से लिखते हैं, ये हमें टेल्स बताता है, टेल्स अबाउट मेन शेल, इसी को मेन एनर्जी लेवल, मेन शेल, मेन एनर्जी लेवल, या इसी को बोहर ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, बोहर ऑर्बिट्स विद इन एटम। एक एटम में कितने मेन शेल्स हैं, कौन कौन सा शेल है उसके बारे में बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, मतलब किस मेन एनर्जी लेवल में है, किस ऑर्बिट में है, उसके बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और ये शेल जो होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये आपके हैं ऑर्बिट्स आर के एल एम एन से लेके इन्फिनाइट तक एटसेट्रा। किसी भी एटम में जो ऑर्बिट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, के एल एम एन, इनका डेजिग्नेशन जो होता है के एल एम एन ऑर्बिट का होता है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनका रिकॉग्नाइज जो करते हैं, जो वैल्यू करते हैं, वो एन से करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट किया, ऊपर आपने देखो टेल्स अबाउट मेन शेल, मेन एनर्जी लेवल, और ये ऑर्बिट्स होते हैं के एल एम एन, एंड या सीधा ही लिख लो वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर ऑर्बिट्स जो हमने डिसाइड की है। वैल्यू ऑफ एन फॉर ऑर्बिट इज गिवन एज, एन की वैल्यू हम गिवन करेंगे 1 to इन्फिनाइट। इनकी वैल्यू जो है 1 से इन्फिनाइट हमने डिसाइड की है। वैल्यू ऑफ एन फॉर ऑर्बिट इज गिवन एज एन टू इन्फिनाइट। तो देखो एन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, तो अब देखो एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर सपोज सेकंड ऑर्बिट है, जैसे हमने पहले किया था, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक ऑर्बिट है हमारे पास, एटम खत्म हो गया। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसको हम मेन शेल बोलेंगे, मेन शेल। और मेन शेल के लिए वैल्यू जो नाम है मेन शेल, उसका पहले वाले का नाम है के, दूसरे वाले का नाम है एल शेल, तीसरे वाले का नाम है एम शेल, फोर्थ वाले का नाम है एन शेल, लास्ट वाले का नाम है टर्मिनल या लास्ट शेल। सपोज जब भी हमारे पास मेन शेल फर्स्ट शेल होगा, जो के शेल है, उसके लिए एन की वैल्यू डिसाइड करेंगे बेटा 1। इसका मतलब जब कभी भी मैं एन की वैल्यू 1 लिखूं, तो इसका मतलब मैं के शेल को डिसाइड कर रहा हूं। एन इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो कौन सा शेल आएगा?
के शेल। अब बोलो बेटा n इज इक्वल टू 2 लिखूंगा तो कौन सा शेल आ गया इसका मतलब? एल एल शेल। तो पहचान होगी हमारे पास। n इज इक्वल टू 3 लिखूंगा तो कौन सा शेल आ गया? M m शेल। शेल। एम शेल n इज इक्वल टू 4 लिखूंगा तो कौन सा शेल हो गया? n एन शेल। शेल और n इज इक्वल टू इन्फिनाइट लिखूंगा तो कौन सा शेल हो गया? लास्ट लास्ट शेल। n की वैल्यू किसके बारे में बताई है हमें? इसका मतलब मेन एनर्जी लेवल, मेन शेल या बोहर ऑर्बिट के बारे में बता रही है। और जैसे जैसे देखो n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो शेल भी तो बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है तो शेल का वैल्यू भी बड़ा होता जा रहा है। तो इट मींस हमें इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n tells about साइज ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब इससे हमें साइज का पता लगता है, क्योंकि n बड़ा होगा, जितना n इंक्रीज होता जाएगा बेटा साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो साइज का आइडिया लगता है। जिसका n बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा। इसका मतलब k शेल से, k ऑर्बिट से कौन बड़ा होगा बेटा? k ऑर्बिट से एल शेल एल शेल या एल ऑर्बिट बड़ा होगा, तो ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो n की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो क्या आंसर दोगे बेटा आप? साइज क्या बताओगे? साइज बताता है। साइज का n की वैल्यू से हमें पता लगता है, और n की वैल्यू 1 से लेके इनफिनाइट तक हो सकती है। और के एल एम एन के लिए हमने n की वैल्यू फिक्स की है। और देखो क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं इससे। देखो इससे आपको 3 चीजें पता लग सकती हैं बेटा। किसी भी ऑर्बिट में इन गिवन शेल, किसी भी शेल में, नंबर 1 आप गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ सब शेल, एक शेल में कितने सब शेल होंगे, इससे आप क्या पता कर सकते हो? नंबर ऑफ गिवन शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगा कर सकते हो आप। नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स। अभी बताऊंगा कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फर्क है। और इससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू होगा n। जितने n की वैल्यू आएगी उतने सब शेल आएंगे। जैसे देखो k में मुझे पता करना है कितने सब शेल है। k के लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो k के लिए n की वैल्यू 1, तो सब शेल भी कितने आएंगे k के अंदर? 1 n की वैल्यू के बराबर है। तो मैं ये सब शेल लिख देता हूं, तो आप सब शेल लिखोगे, आप कहोगे इसके अंदर सब शेल भी कितना होगा? 1। सब शेल 1 आएगा, सब शेल आ गया 1। अब देखो अगर मैं एल के लिए निकालूं, एल में कितने सब शेल होंगे? देखो एल के अंदर, एल में एन की वैल्यू 2 है, तो सब शेल 2 आएंगे बेटा। तो आप लिखोगे 2 सब शेल आओगे एल के अंदर। एम के अंदर देखो एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका मतलब सब शेल कितने आएंगे बेटा इसके अंदर? 3। एन की वैल्यू 4 है, तो सब शेल कितने आएंगे? 4। अब ये 4 होंगे, इनके नाम देना चाहेंगे, आगे चल के देंगे। सब शेल को हम SPDF से लिखते हैं। जैसे मेन शेल को किससे लिखते हो आप? KLMN से। सब शेल को लिखेंगे SPDF से। तो जब भी फर्स्ट होगा तो पहला, देखो पहले वाले का ये 1s हो जाएगा। 2 हैं तो दूसरे वाले का एक s होगा, दूसरे का दूसरा p होगा। तीसरे वाले का पहला s, दूसरा p, तीसरा d सब शेल, लेकिन 3 होंगे। फोर्थ वाले के 4 होंगे, तो 4s, 4p, 4d, 4f। तो नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन शेल निकालना हो तो क्या फार्मूला यूज करोगे बेटा आप? नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू, कैसे लिखा है आपने है प्रिंसिपल सर? एस यहाँ पे, फिर 2s और p कैसा है सर? तो सेकंड नंबर का है ना, शेल नंबर सेकंड नंबर शेल का s सब शेल और p सब शेल। क्लियर? यस सर। अब देखो अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो n का स्क्वायर कर दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n का स्क्वायर। देखो अब ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं। देखो अब ऊपर देखो n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू है, ऑर्बिटल निकालूंगा कितने आएंगे बेटा? फार्मूला यूज करो।
1 1 का स्क्वायर 1 1, तो ऑर्बिटल बना दो 1। अब देखो n की वैल्यू 2 है, तो ऑर्बिटल कितने आएंगे सेकंड वाले में, शेल में? 4 n का स्क्वायर 4, तो s वाले का 1 और 2 और बढ़ा दो, p वाले 1 और 2 3 इसके, तो टोटल देखो कितने हो गए मेरे पास। n इज इक्वल टू 2 में l शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए देखो, 4, एक s और 3 p। ऐसे देखो n इज इक्वल टू 3 है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे n इज इक्वल टू 3 में? 9। तो कैसे आएंगे, तो s हमेशा अकेला ही होगा। p 2 बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे p ऑर्बिटल? अभी बनाया भी था ये देखो आपने, 2 बढ़ा दिए p, d में 2 और बढ़ा दो, कितने आ जाएंगे d? तो ये 1 + 3 + 5 कितने हो गए टोटल देखो, m शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 5, 3 और 1 9। इधर से भी तो 9 आ रहे हैं। अब सपोज मैं कह दूं n शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो कितना आंसर आना चाहिए n शेल में? n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब कितना वैल्यू आना चाहिए? 16। तो कैसे 16 करोगे? देखो s कितना होता है 1, p कितने बता रहा हूं मैं आपको, 2 बढ़ाते जाओ, s 1 आ गया, ये 3 हो गए, d कितने होंगे देखो, अभी मैंने किया थोड़ी देर पहले भी, 5 बोलते जाओ ना, बोलोगे तो 5 सीखोगे ना। 5 5। और अब बताओ f कितने और आ जाएंगे? 7 तो 2 बढ़ाते जाओ, तो टोटल आपका सम अपने आप आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7, टोटल कितने हो गए देखो, 16। 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16। तो 16। किसी भी गिवन शेल में नंबर ऑफ सब शेल निकालना है इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है n का स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2n का स्क्वायर, जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका डबल कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। आगे चल के बताऊंगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जरा सोचो कि है क्या चीज, ये सारी बात बताता हूं मैं आपको। सपोज आप एज्यूम करो एक ट्रेन को, ट्रेन देखी है बेटा सभी ने? ट्रेन में Yes, आगे yes, sir. आगे आगे क्या होता है बेटा? इंजन। यस सर। आगे यस सर। आगे इंजन होता है, इंजन के आगे क्या लगी होती है? बोगी। इंजन के आगे जो बोगी लगी होती है, सपोज इंजन न्यूक्लियस है, तो आगे बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4। तो बोगी का मतलब हो गया मेन शेल आपका। बोगी का मतलब क्या हो गया? मेन Main शेल। shell. जैसे बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4। और उस बोगी के नाम क्या है? जो फर्स्ट नंबर बोगी है उसका क्या नाम है? के। के। सेकेंड नंबर बोगी का क्या नाम हो जाएगा? L एल। थर्ड नंबर बोगी का क्या नाम हो जाएगा? एम। M फोर्थ नंबर बोगी का क्या नाम हो जाएगा? एन। N N. क्लियर? यहां तक क्लियर? चलूं आगे। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब फिर उसको रियलाइज करो, हर एक बोगी के अंदर देखो कंपार्टमेंट होते हैं। हर एक बोगी के अंदर क्या होते हैं? कंपार्टमेंट। Compartment. कंपार्टमेंट होते हैं ना। Compartment. तो हर एक बोगी में कंपार्टमेंट, लेकिन ये ट्रेन स्पेशल है, जो बोगी का नंबर है उतने ही कंपार्टमेंट है। जैसे देखो बोगी नंबर 1 में कितने कंपार्टमेंट? कंपार्टमेंट का मतलब सब शेल हो गए। जैसे बोगी नंबर 1 इस एक ही है, बोगी नंबर 1 है तो कंपार्टमेंट भी कितना है? एक। 1. बोगी नंबर 2 है तो कंपार्टमेंट कितने हो जाएंगे? 2 कौन कौन से नाम क्या होगा उनका दोनों कंपार्टमेंट का? सर SP 2H 2P 2s और 2p. 2s और 2p। 2p 2s और 2p। अगर बोगी नंबर 3 है तो बेटा कंपार्टमेंट कितने होंगे? 3 3। क्या नाम होगा उनका? 3S 3s 3D 3D। समझ रहे हो अब बात? अगर Yes, 4 sir. नंबर है बोगी, फोर्थ नंबर बोगी में कंपार्टमेंट भी 4 होंगे। Yes, कौन sir. कौन से? 4s 4p 4d 4s. तो यहाँ बोगी का मतलब मेन शेल कह रहा हूं मैं, और कंपार्टमेंट का मतलब सब शेल कह रहा हूं। Sub shells. अब देखो कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं सीट। जो ट्रेन में कंपार्टमेंट होता है उसके ऊपर क्या बनी होती हैं? सीट्स होती हैं। Seats. सीट्स का मतलब है ऑर्बिटल। सीट्स का मतलब क्या है? ऑर्बिटल। Orbitals. तो देखो फर्स्ट वाले शेल में, मतलब फर्स्ट वाले बोगी के अंदर एक ही सीट है, लेकिन सेकंड वाले बोगी के अंदर देखो कितनी सीट हैं? 4. 4 4.
थर्ड वाले के अंदर देखो कितनी सीट्स हैं, 9, 9, 9, और फोर्थ वाले के अंदर कितनी सीट्स हैं। 16, 16, और जैसे सीटों पर हम लोग बैठते हैं, यहाँ पर इन सीट पर कौन बैठेगा, electron, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। सीट पे पैसेंजर होता है लेकिन ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये सीट स्पेशल है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। एक सीट पर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, 2, 2। इसलिए जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2n square, 2n 2n square, स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 2n 2n स्क्वायर। square, तो इस टाइप से आपके प्रॉब्लम पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। सपोज वो एग्जामिनर आपसे पूछता है ऐसे, हाउ मेनी सबशेल orbitals and maximum number of electrons in n shell of an atom। अब ये बेटा हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास हाउ मेनी सबशेल ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल। सबसे पहले देखो आपका शेल कौन सा है, कौन से वाला शेल है, n, एन। इसके लिए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो। 4, इसके लिए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगी बेटा, 4, 4। क्लियर, क्योंकि k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो 4, मेरे पास n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई शेल में, तो अब मैं बाकी फार्मूले लगा दूंगा। जैसे पहला मुझे क्या निकालने हैं, subshell, नंबर ऑफ सब शेल इन एन शेल। एन शेल में सब शेल निकालने, क्या फार्मूला है बेटा, इक्वल टू n, n, नंबर ऑफ सब शेल इन एन शेल n। तो n की वैल्यू कितनी है, 4, 4। 4, अब मुझसे पूछा जाएगा ये 4 कौन कौन से हैं, तो क्या क्या नाम दूंगा, नंबर ऑफ सब शेल 4 आगे तो कौन कौन से वाले, 4s, 4p, 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 4d, 4f। कोई डाउट किसी को, क्लियर। yes sir, नंबर ऑफ सब शेल। अब नंबर ऑफ सब शेल के बाद उसने मेरे से दूसरा क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल। तो क्या फार्मूला है बेटा किसी शेल में ऑर्बिटल्स निकालने n का, square, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर है तो 4 का 16, स्क्वायर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। 16। अब ये 16 है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, 4s अकेला और 4p कितने दिखाऊंगा मैं, 3, 3, और 4d कितने दिखाऊंगा, d आ गया तो 5, 5, 4d 5, और f कितने दिखाऊंगा 4। 7, 7, क्लियर, yes sir, yes Yes, sir, sir. टोटल 16 आ गए। और थर्ड पार्ट क्या था बेटो, क्या बताना था आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। electrons, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन Electrons. शेल। क्या फार्मूला यूज करोगे बेटा, 2n square, 2n स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2, 4 का 32. स्क्वायर square, 32। क्लियर, यहाँ पर sir, आप yes, sir. इलेक्ट्रॉन रख के देख लोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Quantum से। number, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या क्या पता कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस साइंटिस्ट ने दिया है, Bohr, Bohr, बोहर ने। तो बोहर ने जो जो चीजें निकाली थी वो भी तो निकाल सकते हो इसका मतलब। तो और क्या पता कर सकते हो इससे, देखो इससे आप एनर्जी बता सकते हो, इससे साइज बता सकते हो, और एनर्जी साइज R और एनर्जी E से। तो इट गिव्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या ऑफ शेल या एनर्जी लेवल, एनर्जी बता सकते हो। जिससे जहां भी आप एनर्जी बता सकते हो वहां एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो, क्योंकि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड होते हैं।
तो इससे आप क्या बता सकते हो, ये खैर वहां भी पढ़ ही लिया था हमने, बोर्स थ्योरी में वही एन तो है, एनर्जी, रेडियस, रेडियस मतलब साइज ही होता है। और तीसरा क्या बता सकता है, इट गिव्स द, अब ये ध्यान रख लेना, इट गिव्स द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। याद है फार्मूला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का? यस सर। Yes, ऑर्बिट sir. एंगुलर, क्या फार्मूला था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का निकालने का? NH. NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की ले सकते हो ना आप, कि भाई इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उसका साइज बड़ा है या छोटा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो NH अपॉन 2 पाई। तो आप इसके थ्रू, जैसे यही क्वेश्चन में ऐसे दे देता आपको, पहले भी किया था ये प्रॉब्लम हमने, कैलकुलेट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s ऑर्बिटल। कैसे सोल्व करूं बेटा? मुझे पता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, क्या फार्मूला पढ़ा है बेटा मैंने? NH अपॉन, NH अपॉन 2 और पाई। ऑर्बिटल कौन सा दिया हुआ है हमें, देखो दिया हुआ ऑर्बिटल है, पूछ क्या रहा है, ऑर्बिट, दोनों बातों में फर्क है। तो ऑर्बिटल में 4s, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. ये n की वैल्यू तो होती है 4s, 4 का s है ये, तो हमें तो ये वैल्यू देखनी है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया देखो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, 4h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। सोल्व कर सकते हो। ध्यान देना, अगर आपको कभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, क्या निकालना हो, ऑर्बिटल लेटर का फर्क है बस, बस बेटा सिर्फ एक लेटर का फर्क है। ऊपर वाला क्या था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और अब क्या है, ऑर्बिटल। ऊपर वाला ऑर्बिट था, ये ऑर्बिटल है। इसका फार्मूला होगा अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। मतलब ये अलग केस है, वो आगे चल के बताऊंगा निकालेंगे कैसे अपने। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है तो वो एन से निकालना है, एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर बेटा? रिपीट करोगे जरा, बताओ आप। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है हमें? स्टार्टिंग से बताओ किसके बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? मेन शेल, मेन About एनर्जी main लेवल shell. एंड बोहर्स ऑर्बिट। बिल्कुल, मेन शेल के बारे में बताता है, मतलब साइज के बारे में बताता है। और किस किस के बारे में बताता है? इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम एन की? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इन्फिनाइट ले सकते हैं बेटा, 1 टू इन्फिनाइट। और क्या क्या पता कर सकते हो आप इससे? एनर्जी लेवल्स, साइज ऑफ द एनर्जी, साइज हो गया, एनर्जी हो गया, साइज हो गया, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ शेल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये सब भी तो निकाल ही सकते हो ना। यस सर, क्लियर? यस सर। फिर चलो, फिर एक दूसरा क्वांटम नंबर डिसाइड किया गया, बी नंबर। बी क्वांटम नंबर इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका एक नाम और भी होता है सबसिडरी क्वांटम नंबर। इसका जो ये इंट्रोड्यूस किया था वो किया था सोमरफील्ड ने, एजीम्यूथल, सोमरफील्ड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एल से करते हैं, स्मॉल एल से।
जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से करते थे, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या क्या बताता है देखो, पॉइंट नंबर 1 ये बताएगा आपको टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल। ये आपको सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल विच आर, सब एनर्जी लेवल क्या क्या नाम बताए थे बेटा, अभी मैंने बताए थे क्या नाम होते हैं सब एनर्जी लेवल। जैसे मेन एनर्जी लेवल तो KLMNS होते हैं, गुड। सब एनर्जी लेवल होते हैं विच आर SPDF एटसेट्रा, GHIJ ऐसे कर सकते हो आगे। अभी तक जो हमें रिक्वायरमेंट है DF तक है, SPDF। तो इसकी वैल्यू जो डिसाइड की गई है, वैल्यू फॉर सब एनर्जी लेवल इज गिवन, ये दी जाएगी आपको 0 to गिवन L, वैल्यू फॉर सब एनर्जी गिवन L, जो वैल्यू होगी 0 to n-1, 0 to n-1, 0 से n-1 वैल्यू दी गई है इसकी। 0 से n-1 कैसे, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, फिक्स है इसकी वैल्यू। एग्जांपल, जब कभी भी आपके पास सब एनर्जी लेवल, घूम फिर के ऊपर वाली बात आ जाएगी, सब एनर्जी लेवल या तो S आएगा या P आएगा या D आएगा या F आएगा। S का मतलब होता है स्फेरिकल, P का मतलब होता है, इनकी शेप बता रहा हूं, P जो होता है डम्बेल शेप होता है, ये डम्बल होती है, जैसे डबल डम्बेल जिसको एक्सरसाइज करने वाली डम्बेल होती है। D होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होती है ये। F जो है उसकी शेप अभी तक पता नहीं लगी है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको हम, कॉम्प्लेक्स शेप है। तो मतलब एनीवे सब एनर्जी लेवल जो होते हैं, सब एनर्जी लेवल को हम कहते हैं SPDF, और उनकी शेप फिक्स होती है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से। तो सब एनर्जी लेवल जब कभी भी आएगा तो L की वैल्यू फिक्स है बेटा। जब भी S आए तो L की वैल्यू 0 होगी। जब कभी भी S सब एनर्जी लेवल होगा तो S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, P होगा तो 1 L की वैल्यू, D होगा तो 2 और F होगा तो 3। मतलब ऊपर से मैच करना आप इसको। ये साइंटिस्ट लोगों ने कुछ सिंबल रखे हुए हैं, जैसे ऊपर बोला था मेन एनर्जी लेवल KLMN, तो KLMN को पहचानते किससे हो, K के लिए N की वैल्यू फिक्स रखी गई थी, कितनी, 1। K के लिए, L के लिए कितनी रखी गई थी, 2 फिक्स थी। ऐसे ही सब एनर्जी लेवल के लिए भी वैल्यू फिक्स है। जब भी S सब एनर्जी लेवल होगा तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 0। P होगा तो हमेशा कितनी होगी, 1। D होगा तो हमेशा कितनी होगी, 2। और F होगा तो हमेशा कितनी होगी, 3। फिर हमने ये क्यों लिखा 0 से n-1, इसका रीजन क्या है, देखो ये तो वैल्यू पॉसिबल है कि 0 से n-1। इसका रीजन ये है कि सपोज मैंने आपको बोला था कि M शेल है, सपोज M शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 3। M शेल के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब M शेल की वैल्यू 3 है, सपोज ये थर्ड नंबर ऑर्बिट आ गया, तो इसके लिए सब शेल कितने होंगे इसके अंदर, 3 तो होंगे। अब ये 3 होंगे तो इनके लिए L की वैल्यू डिसाइड जो करनी है, वो नंबरिंग मुझे L की वैल्यू डिसाइड करूंगा, वो 0 से स्टार्ट करूंगा मैं। तो टोटल वैल्यू कितनी बनानी है मुझे, 3, 1 2 3। लेकिन वो वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है मुझे, 0 से। तो 0 से तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आएंगी L की, 0 1 2। तो n इजिकल टू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 तक है, तो 0 से n-1 आ गई ना, एक पीछे रह गई। यस लेकिन टोटल जो नंबर 3 आ गए। अब L की वैल्यू जब भी 0 है तो कौन से वाला होगा, देखो सब सेल ये S क्लियर हो गया ना, S बिल्कुल सही है, S। लेकिन कौन सा S, कौन से वाले शेल का है, थर्ड वाले 3S. का, तो 3S। ये कौन सा हो जाएगा, 3P। और ये कौन सा हो जाएगा, 3D। L की वैल्यू से सब शेल डिसाइड हो रहा है। ऐसे ही देखो, मान लो मैं कह देता हूं N शेल है,
एन शेल है तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 4. 4. गुड, 4, वेरी गुड। इसका मतलब ये जो एन शेल होगा ये वाला, ये 4 सब शेल में डिवाइड होगा, Yes, sir. मतलब इसके अंदर 4 सब शेल होंगे। अब 4 सब शेल के लिए एल की वैल्यू डिसाइड करूंगा तो क्या क्या आएगी? देखो एन इज इक्वल टू, तो 4 आ गया, 0 1 2 3, एक पीछे रह गया ना 4 से, Yes, sir. तो हुआ क्या, 0 से एन माइनस 1 तक गई, 1 तक वैल्यू डिसाइड की गई। होंगे कौन Yes, कौन से, sir. नाम दो। अब देखो कौन कौन सा होगा, 0 है तो कौन सा होगा? 4s. सब शेल, 4s वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन सा होगा? 4B. 4p. 4, नाइस। ये कौन सा होगा? 4D. 4d. 4d 4D। डी कैसे पता लगा आपको? 2. किसकी वैल्यू से? 2, एल की वैल्यू से। तो एल की वैल्यू किसके बारे में बता रही है? इसका मतलब एल की वैल्यू पता हो तो क्या बता सकते हो आप? Subshells. सब शेल बता सकते हो। एल की वैल्यू हो तो क्या पता लगा सकते हो? सब शेल। तो हम क्या बोल Subshells. सकते हैं, एल क्या बताएगा हमें? Subshells बताएगा. टेल्स अबाउट सब शेल। और सब शेल पता लगते ही शेप पता लग जाएगी आपको। जैसे पता लग गया एस है तो एस की शेप मैंने बताई स्फेरिकल है, पी है तो कैसी होगी? डंबल, Dumbbell. डी है तो डबल डंबल। तो इसका मतलब एल टेल्स अबाउट सब शेल, और क्या बोल सकते हो? शेप ऑफ एनर्जी लेवल। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं चीजें कि साइज कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और शेप कौन बताता है। तो साइज कौन बताएगा बेटा? Principal quantum number. साइज Principal quantum number. क्वांटम नंबर। और शेप कौन बताएगी? azimuthal Azimuthal quantum number. quantum number. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर? Yes, sir. और Yes, sir. क्या क्या पता कर सकते हैं? और इसमें आप जो है अब अगर हमारे पास सब शेल है इन गिवन, अब शेल नहीं है, अब हमारे पास सब शेल है, तो इन गिवन सब शेल, तो गिवन सब शेल में फिर 2 चीजें पता कर सकते हो आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। गिवन सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिवन सब शेल में निकालने, शेल में नहीं, अब सब शेल की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द सब शेल। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल इज इक्वल टू ये फार्मूला 2l+1। टू एल प्लस वन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो बेटा कितना हो जाएगा फिर? ऑर्बिटल 2l+1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डबल होता है बेटा ऑर्बिटल का। कभी भी 4l+2 फार्मूले याद करो तो ध्यान रखना। तो 4. ट्वाइस ऑफ 2l+1, ट्वाइस को ये भी तो लिख सकते हो आप, Yes, 4l प्लस जो भी एग्जाम में आ जाए, 2. 4l+2। तो देखो इसकी क्वेश्चनिंग फिर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं आपको प्रॉब्लम ऐसे कहूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन following subshell: number 1 S, number 2 P, number 3 D, number 4 F. Calculate the number of orbital in following subshell. तो पहला देखो, पहला S है, तो S है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0. फिक्स है ना, 0. 0। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालूंगा तो 1. नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल। क्या फार्मूला है देखो? 2l+1. 2l+1। तो कैलकुलेट करो, 2 × 0 + 1 तो कितना आ गया? 1. 1। इसलिए जब Yes, भी S बनाते थे तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल बनाते थे आप? 1 ही तो बनाते थे।
तो वो सारी चीजें अब देखो क्रॉस चेक हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सेकंड, मैं कह रहा हूँ पी में निकालो, पी में, पी के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1 1 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल। फार्मूला क्या आ जाएगा? 2l+1। तो 2l की वैल्यू 1 + 1 तो कितना आ गया बेटा? 3. 3 इसलिए तो आप पी में 3 बनाते थे आप, Yes. है ना? ऐसे ही देखो मैं कह देता हूं डी सबशेल, डी में, डी के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2. 2। एल फिक्स है, एस होगा तो एल की वैल्यू 0, पी है तो एल की वैल्यू 1, डी है तो 2 है। 2 है तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबशेल। 5 5. तो हमारा फार्मूला तो 2l+1 है, तो 2 × 2 + 1 मतलब 5। इसलिए तो मैंने कहा था 2 बढ़ाते जाना। तो Yes, एस sir. में 1 आया था, पी में 3 आए थे, फिर 5। तो आप वैसे ही बता सकते हो एफ में कितने आएंगे? 7 7 2 बढ़, एफ में 2 बढ़ जाएंगे। और नहीं तो आप फार्मूला यूज करो, देखो फोर्थ एफ, एफ के लिए एल की वैल्यू फिक्स है Yes, sir. 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सबशेल, तो फार्मूला लगाओ बेटा 2l+1 तो कितना आ गया? 7 वही आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. yes sir अब मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक हाइपोथेटिकल। सपोज मैं कहता हूं हाउ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन जी सबशेल। आईक्यू का क्वेश्चन दे दिया, जनरल क्वेश्चन दे दिया। आगे कभी डिस्कवरी हो गई जी सबशेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी सबशेल तो कितना होगा? देखो एस पी डी एफ, तो हमें ये पता है कि एफ तक तो हमारा डिस्कवरी हो चुका है, तो अगला जी होगा। तो एस पी डी एफ जी, एच आगे आएगा तो एल की वैल्यू फिक्स कर रखी है हमने। एस के लिए कितना है? 0 1 2 3। तो हमें पता लग जाएगा जी के लिए वैल्यू कितनी लेंगे हम एल की? 4। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है इन जी सेल में? ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल। फार्मूला भी याद होना चाहिए बेटा, क्या फार्मूला है? 2l+1। 2l+1 तो 2 × 4 + 1 तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर बेटा? तो आप देखो अभी तक की स्टडी के हिसाब से आप क्या कहते हो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताती है आपको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताती है आपको? सब शेल के बारे में, सब शेल्स, मतलब शेप के बारे में। सब शेल मतलब शेप, एस पी डी एफ जी इनके बारे में। और इससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या क्या बातें पता लग सकती है हमें? तो और जो है एनर्जी और मोमेंटम, वापिस एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम is decided by sum of n plus l। इसका मतलब l का रोल आ गया, n का तो है ही, l का रोल आ गया। किसकी एनर्जी? देखो एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल कौन से इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा? Multi electron system. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन में नहीं। एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज डिसाइडेड बाय सम ऑफ n प्लस एल। कैसे? अगर n प्लस एल का सम ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n प्लस एल का सम ज्यादा है उसकी एनर्जी
ज्यादा, तो अकेला एल तो नहीं बताएगा, लेकिन एन के साथ सम बताएगा। एन प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। इफ एन प्लस एल सेम है, इफ एन प्लस एल सेम, देन फिर वापस एन से बताएंगे, देन एन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। इसलिए हम जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्पेशली ये रूल जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी को एन के साथ एल के सम से बताया जाता है। एन प्लस एल का सम ज्यादा होगा, देन एनर्जी विल बी इंक्रीज। एंड इफ कई बार ऐसा होगा एन प्लस एल सेम आ जाएगा बेटा आपका, बट अगर एन प्लस एल सेम आ गया, देन जो आप क्या करोगे, एन प्लस एल अगर आपका सेम आ गया तो फिर एन चेक करोगे दोबारा एन से। कैसे, देखो एग्जांपल, arrange the following energy level, arrange the following energy level in increasing order of their energy in a multi-electron species. Arrange the following energy level in increasing order of their energy in a multi-electron species. multi-electron आ गया देखो आपका। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर आपके पास है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में देखो कैसे निकालोगे आप। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर अब देखो मैंने क्या बताया, कैसे चेक करोगे बेटा, कैसे निकालोगे। पहली बात आपको पता तो हो किस किस में देखना है। देखो हमको सपोज इसमें देखना है 3D में, 4s में, 4p में, और सपोज 5s में। इनकी एनर्जी देखनी है बेटा, 3D, 4s, 4p, 5s। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, देखो क्या दे रखा है मैंने, कौन सा सिस्टम दे रखा है आपको, मल्टी सेलुलस। मल्टी इलेक्ट्रॉन। मल्टी सेलुलस नहीं बेटा, बायोलॉजी नहीं है ये। कौन सा सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपकी एनर्जी किससे डिसाइड करोगे बेटा, आपको सम चाहिए होगा, इसका सम चाहिए होगा, एन प्लस एल। एन प्लस एल का सम चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम इसका। हम एक टेबल बनाते हैं एन का, एक एल का और एक एन प्लस एल का, सब के लिए। पहला देखो 3D के अंदर देखो बेटा एन की वैल्यू कितनी है, 3। आगे जो लगा होता है एन की वैल्यू होती है तो 3, और डी है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो, डी है तो ये होता है ना, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए फिक्स है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो फिक्स वैल्यू है। तो डी देख के देखोगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2। तो अब देखो एन प्लस एल का सम कितना आएगा 3D के लिए, 5। क्लियर। यस सर। नाउ देखो नेक्स्ट 4s में आओ, एन की वैल्यू देखो बेटा 4s में कितनी है, एन की वैल्यू 4। और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। गुड, ग्रेट। 4 और 0 का सम कितना आएगा, 4। एन प्लस एल 4 वैल्यू आ गई। फिर अगेन आ जाओ देखो 4p में, p में एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4। और p के लिए l का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो कितना सम हो गया देखो, 5। नेक्स्ट आ जाओ 5s में बेटा, 5s में n का वैल्यू कितना है, 5। s के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 5। तो इसका मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये बताओ कि सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 4s। क्योंकि उसका n प्लस एल सेम आ रहा है, कम आ रहा है, तो 4s की एनर्जी तो सबसे कम आ गई। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, 4s का एनर्जी सबसे कम है क्योंकि n प्लस एल उसका मिनिमम है। अब बाकी तीनों में देखो n प्लस एल का सम कितना आ रहा है, 5।
5 आ रहा है। तो अब जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आए तो मुझे किसकी वैल्यू देखनी है? अगेन n n की। जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या आएगा? आप देखो 4s के बाद किसकी एनर्जी आएगी? 3D 3D की। उसके बाद किसकी एनर्जी आएगी? 4p इन दोनों में देखो 4p की। उसके बाद की एनर्जी आएगी 5s 5s सर ये दोनों तो सेम थे लेकिन सॉरी। लेकिन मैंने ऊपर नहीं बताया, देखो रूल। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे आप, बता देता हूं मैं। इधर देखो क्या लिखा था मैंने। अगर n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन मैंने फिर क्या लिखा था? कई बार क्या ऐसा मिलेगा, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए देन किससे डिसाइड करोगे? n से n से डिसाइड करोगे, फिर n फॉलो हो जाएगा वापस। तो पहले तो n प्लस एल से तो चलो कर लिया आपने। n प्लस एल से एक ही डिसीजन आया आपका। n प्लस एल रूल से एक ही डिसीजन आया कि जिसकी n प्लस एल कम थी वो 4s वाले की थी, है ना? लेकिन अब क्या हुआ? n प्लस एल एल सेम आ गया 3D के लिए, 4p के लिए 5s। तो अगेन मैंने n देखा, n इसका कम है 3, इसका 4 है, इसका 5 है। तो जिसका फिर n ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो पहले n प्लस एल देखना है। अगर n प्लस एल सेम हो देन आप ऐसे एनर्जी देखना। क्लियर? ओके सर क्लियर। यस sir. सर। yes sir अब एक बात ध्यान रखना, ये जो है ये रूल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये ध्यान रखना, इन ये आप पढ़ के आए हो वैसे बोहर थ्योरी में, इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है देन एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n से, एंड नॉट बाय एजीम्यूथल। l से डिसाइड नहीं होगी किसके अंदर? अगर कैसी स्पीसीज है आपके पास? वन One इलेक्ट्रॉन electron. सिस्टम। वन One इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्टडी किसने किया था? बोर। बोहर ने। और बोहर ने एनर्जी निकालने का फार्मूला दिया था, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, एन स्क्वायर। वहां तो एल था ही नहीं, वहां सिर्फ क्या था? एन। ओनली एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एल था ही नहीं वहां पे। तो जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो सिर्फ आप किससे डिसाइड करोगे एनर्जी? एन से डिसाइड करोगे। जितना एन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एन सेम देन एनर्जी भी सेम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किससे डिसाइड की जाती है बेटा? इस सारे कंक्लूजन पर पहुंचे आप, सारी स्टडी की कंक्लूजन से किस पर पहुंचे हो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एनर्जी किससे देखी जाती है? एन और एल। n plus l से n प्लस एल से, दोनों क्वांटम नंबर से, n से भी और l से L भी, से उनके भी। सम L से से देखी भी। जाती है। और अगर n प्लस एल सेम हो देन अगेन किससे देखी जाती है? n से। एन। लेकिन if one electron system is present, if we have only one electron system, then क्या है? एनर्जी ओनली डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिर्फ हम n से क्वांटम नंबर। l का कोई रोल नहीं आएगा। n ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, n सेम है तो एनर्जी सेम। जैसे एग्जांपल, सेम। arrange in increasing order of energy following energy level in hydrogen atom. 1s, 2s, 2p एंड 3s। सपोज बेटा मैंने आपको ये दे दिया और इनको हमें
एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है इन ऑर्बिटल को। एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब पहले तो ये ध्यान दो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तभी तो डिसाइड कर पाओगे आप। इलेक्ट्रॉन। One पहले electron system. हाइड्रोजन एटम, तो जब सॉल्यूशन दोगे तो सॉल्यूशन में आपके पास है हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम कैसा सिस्टम है? One electron system. वन One इलेक्ट्रॉन electron सिस्टम। system। तो एनर्जी किससे डिसाइडेड होगी? N से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ओनली एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब देखो सोल्व करो इसको, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। देखो इधर, ये हमारे पास 1s, ये हमारे पास है 2s, ये हमारे पास है 2p, ये हमारे पास है 3s। यहां n की वैल्यू 1 2 2 3। इसका मतलब एनर्जी क्या आएगी? l की तो देखने की जरूरत नहीं है, तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी? 2s 2s की। 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी अब? equal इक्वल। और उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा? 3s यस। अब जरा और ओपन करके देखते हैं, ऑर्बिटल तक चले जाते हैं अपने। देखो 1s ऑर्बिटल अकेला होता है, ठीक है। 2s Yes, ऑर्बिटल भी अकेला होता है, लेकिन 2p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। 3 होते हैं। और 3s ऑर्बिटल अकेला होता है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं, ये 4 के 4 ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी है। तो these 4 orbitals are of equal energy। जब कोई ऑर्बिटल बेटा इक्वल एनर्जी का होता है तो उसको डीजेनरेसी बोलते हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। These 4 ऑर्बिटल आर ऑफ इक्वल एनर्जी, मतलब डीजेनरेसी। क्या टेक्निकल टर्म में एक बार रिपीट करो, क्या बोलते हैं इसको? degeneracy डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ equal energy इक्वल। इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं डीजेनरेसी। कितने फोल्ड की डीजेनरेसी है? मतलब अगर 4 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं तो इसको बोलेंगे 4 फोल्ड डीजेनरेसी। कौन सी फोल्ड एनर्जी डीजेनरेसी? 4 fourfold मतलब जितने ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होंगे। 3 इक्वल होते तो हम बोलते 3 फोल्ड डीजेनरेसी। 4 है तो हम क्या बोलेंगे? 4 फोल्ड। fourfold डीजेनरेसी। degeneracy बस डीजेनरेसी का मतलब आपने समझना है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है बेटा? orbitals of equal energy ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी। जो इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसके लिए टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं डीजेनरेसी। तो इसका मतलब हम बात तो कर रहे थे एल, एल से हम साइड कॉन्सेप्ट पे चले गए। तो एल से आप क्या क्या पता कर सकते हो बेटा? number of orbitals नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। नहीं, सब शेल्स तो है ही, उसकी सब शेल का डिजाइन maximum number of electrons मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। electrons energy level in multi electron system हाँ, एनर्जी ऑफ, ऐसे बोलोगे आप, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल ऑन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है तो सिर्फ किससे डिसाइड करेंगे हम? principal quantum number प्रिंसिपल क्वांटम ओनली नंबर। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और देखो हम और क्या पता कर सकते हैं अब इससे। चलो यहां तक पहुंच के हम देखो इससे और क्या पता लगा सकते हैं। अगर एनर्जी पता लग सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी पता लगा सकते हैं ना। लेकिन ये ऑर्बिट नहीं होगा अब की बार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था वो वाला एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। टेल्स अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसका पता कर सकते हैं हम? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या फार्मूला बताया था बेटा अभी मैंने?
अंडर रूट L plus 1 H upon 2 pi. 2 pi. टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, पहले ऑर्बिट किया था, अब क्या कर रहे हैं हम? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऐसे एग्जांपल, प्रोवाइड द ऑर्बिटल एंगुलर momentum of 4p ऑर्बिटल। इसका निकालना बेटा। देखो तो कैसे करूंगा, देखो ऑर्बिटल कौन सा है मेरे पास? 4p। 4 तो 4p देख करके मैं किस किस की वैल्यू पता कर सकता हूं? ये किसकी वैल्यू आगे वाली? n N की वैल्यू 4 आ गई। p है तो किसकी वैल्यू बता सकता हूं मैं? L l की कितनी आ जाएगी 1 बेटा वैल्यू l की? 1 वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड, 1। अब मुझे निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो क्या फार्मूला है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? अंडर रूट L L L into plus L 1 plus H 1 upon 2 pi। 2 pi. that's right 2 L pi. की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो L की वैल्यू कितनी है? 1 plus 1 H upon 2 pi। तो सॉल्यूशन क्या आ गया देखो? root 2 H बार लिख सकता हूँ ना, H बार, क्योंकि H अपॉन 2 पाई को H बार भी बोलते हैं। H अपॉन 2 पाई को क्या बोलते हैं? H bar. h bar H बार भी पिछली क्लास में बताया था मैंने। H अपॉन 2 पाई को आप H बार भी लिख सकते हो। तो अंडर रूट 2 H बार लिख दो या H अपॉन 2 पाई लिख दो। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज आपको इस टाइप से एग्जांपल दे दिया जाए बेटा, कैलकुलेट द orbit angular momentum and orbital angular momentum for 4s orbital। ये क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा। आपको ये क्वेश्चन दिया है मैंने, कैलकुलेट द, एक निकालना है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और एक निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4s ऑर्बिटल के लिए। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो क्या फार्मूला यूज करोगे बेटा? ऑर्बिट by एंगुलर 2 pi एन एच 2 पाई है ना। तो n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 4s के लिए? 4 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4h बार। yes sir Yes sir. क्लियर? अगर मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या फार्मूला यूज करूंगा बेटा मैं? Under root L L L plus plus 1 1 H H upon upon 2 2. pi. तो L की वैल्यू क्या रखूंगा? मुझे 4s ऑर्बिटल है, तो यहां से दिखेगा ना 4 है तो n की वैल्यू 4 है, ये आगे 0. वाला तो n की वैल्यू, और s है तो L की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। 0 यहां से पता लगेगा आपको। तो 0 0 प्लस 1, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर? 0 0. तो 4s के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आया बेटा आपका? 0 h bar 0 H bar. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 0 h बार तो कुछ नहीं है ना, 0 h बार तो 0 हो गया ना। 0 Yes, को sir. किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आया 4h बार। ऑर्बिट बोलने में फर्क है सिर्फ, ऑर्बिट ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑर्बिटल Orbital. ऑर्बिटल आ जाए तो L की वैल्यू यूज करनी है।
एल नहीं आए पीछे तो एल की वैल्यू यूज नहीं करनी है, समझ लेना बस इतनी बात। जैसे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में किस लेटर पे खत्म कर रहे हो आप, देखो ऑर्बिटल में एल, L. तो एल वाले L. फार्मूले का यूज करना है आपने, है ना। और Yes, एल नहीं sir. है तो एल वाला फार्मूला यूज नहीं करना, ऑर्बिट वाला करना। क्लियर? यस Yes, sir. तो इस टाइप से देखो हम जो है सब एनर्जी लेवल का भी इससे आइडिया लगा लेते हैं और एनर्जी वगैरह भी पता कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम पता कर लेते हैं। तो काफी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की हमें इन क्वांटम नंबर से मिलती है। तीसरा आता है फिर, तीसरा क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर आई टोल्ड यू, थर्ड जो बताया था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था जो जीमेन ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था जीमेन्स, और इंट्रोड्यूस जो होता है वो एम से होता है, या एम एल भी लिख देते हैं, एम एल, इसको एम या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बेटा हमें बताता है ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, टेल्स अबाउट ऑर्बिटल, टेल्स अबाउट इसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में आएगा। और ऑर्बिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इसलिए एक वर्ड और आएगा कई बार, जैसे हर चीज के दो दो वर्ड पढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे मेन एनर्जी लेवल पढ़ा था तो साइज पढ़ा था, सब एनर्जी लेवल पढ़ा था तो शेप पढ़ा था, ऑर्बिटल पढ़ोगे तो ओरिएंटेशन पढ़ोगे, ओरिएंटेशन वर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पता लगता है। टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो वैल्यू है m है, वैल्यू ऑफ m ये जो होगा -l से लेकर के इंटीजर में 0 से लेके +l तक पॉसिबल है। -l 0 +l, वैल्यू ऑफ m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -l 0 +l। -l 0 +l का मतलब है एक तो वैल्यू ऑफ m, एक है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m। एक तो वैल्यू ऑफ m, एक m के कितनी वैल्यू होंगी, कितनी, एक वैल्यू क्या होगी और एक कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले 2l+1, दोनों बातों पर अच्छी तरह ध्यान दे देना। वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या है और कितनी है, कितनी वैल्यू है मतलब ऑर्बिटल कितने हैं वो 2l+1 से निकालना है, और वैल्यू क्या आएगी l से निकालना है। जैसे एग्जांपल दूंगा तो काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो सपोज मैं आपको ये बोलता हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबशेल, ये कैलकुलेट करना बेटा, चीजें वही हैं, बार बार वही आ रही हैं। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल एंड वैल्यू ऑफ m फॉर these ऑर्बिटल। देखो बेटा आपका एस सब शेल है, इसमें ऑर्बिटल निकालते हैं अपने। तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एस सब शेल 0. 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, अभी 1. फार्मूला पढ़ा था 2l+1 पढ़ा था फार्मूला। Yes, sir. तो l की वैल्यू 0 + 1 तो कितना आया था बेटा 1। नंबर ऑफ 1। ऑर्बिटल कितना आया था 1, उसका नाम हमने क्या था, उसका भी नाम s रखा था, s सब शेल s ऑर्बिटल। अब इस s के लिए m की वैल्यू रखनी है, वैल्यू ऑफ m, क्या फार्मूला बेटा वैल्यू ऑफ m निकालने का, 2l -l -l से +l तक. +l तक। +l। तो l की वैल्यू कितनी है इसके लिए, s के लिए देखो
अब m की वैल्यू निकाल रहा हूं s के लिए। तो वैल्यू ऑफ m माइनस l, माइनस जीरो तो कुछ नहीं होता क्योंकि l की वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो ही तो आएगी। तो s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू कितना लोगे हमेशा आप? s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू जीरो, जीरो। l का वैल्यू भी जीरो और m का वैल्यू भी जीरो। बट अगर p आ जाए, अब ध्यान देते जाना, वही चीज है, थोड़ी आगे जुड़ जाएगी। मान लेते हैं आपके पास p सब शेल है, p सब शेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे? फार्मूला यूज करोगे? 3 डायरेक्ट भी याद हो जाए तब भी ठीक है, 3। तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ p ऑर्बिटल 3 करते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इनके नाम होंगे px, x एक्सिस पर, py, टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे, और pz, px, pz, py, pz को बीच में रखा है मैंने। तो p ऑर्बिटल 3 हो गया। अब इनका स्पेशली नाम हो गया px, py, pz। अब इनके लिए m की वैल्यू देनी है बेटा, m का वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालो, देखो क्या आएगी m की वैल्यू। क्या फार्मूला m की वैल्यू का इनके लिए? माइनस एल से प्लस एल तक। l इज इक्वल टू 1, माइनस l, 0 प्लस l, तो माइनस 1, 0 जीरो प्लस 1। तो अगर p सब शेल है तो l का वैल्यू 1 और m की 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0, +1, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है। अब इन 3 ऑर्बिटल में m का वैल्यू 0 किसको दोगे, प्लस माइनस किसको दोगे? तो जो pz हो, z जिसमें प्योर z लिखा हुआ है, उसको 0 देना है बेटा। तो pz के लिए m की वैल्यू 0 और बाकियों को -1, +1 दे दो, चाहे +1, 0, -1 दे दो। सपोज मैं आपसे पूछता हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन में आता हूं। अब s के लिए m का वैल्यू कितना होगा? s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होगी s के लिए? 0 बोलोगे आप। px, py, pz 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें से कौन से वाले p के लिए m की वैल्यू 0 आएगी? pz pz के लिए। और px और py के लिए m की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप? प्लस या -1। कोई भी ले लो, असाइन कर सकते हो आप, +1 चाहे -2। अब मान लो d सब शेल आ गया मेरे पास, d सब शेल। d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2। तो m की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएंगी? -2, -1, 0, +1, +2, 5 आएंगे ना। d सब शेल 5 होता है। क्यों? d सब शेल के लिए हम क्या कहते हैं? d नंबर ऑफ d ऑर्बिटल। वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ d ऑर्बिटल 2 × 2 + 1, 5 ही तो होता है। 5 ही तो बनाते हो। अब आगे चल के आपको याद करने होंगे कि ये 5 होते कौन से हैं। तो इनके नाम देखो, जो बिल्कुल मिडल वाला है उसका नाम होगा dz², बिल्कुल मिडल वाला dz²। जो उसके पास वाले हैं, एक का नाम dxz कर दो x एक्सिस पर, एक dyz कर दो। जो बाकी रह गए, एक का नाम dxy कर दो, एक का नाम dx²y² कर दो। ये 5 याद करने पड़ेंगे नाम आपको। तो देखो क्या क्या हुए आपके पास। पहला कौन सा d ऑर्बिटल होता है? dxy। दूसरा कौन सा होता है? dxz। तीसरा है dz², dyz। इनके लिए m की वैल्यू देखो, जो प्योर z वाला है आपके पास, प्योर z जिसमें z प्योर है और कुछ नहीं है, उसके लिए 0 दे दो m की वैल्यू। तो m की वैल्यू 0 किसके लिए आएगी बेटा? dz²। अब भी जिसमें z आ रहा है उसकी आसपास वाली वैल्यू दे दो। तो xz है तो 1 दे दो, चाहे -1 और इधर +1, चाहे इधर +1 और इधर -1। जो रह गए उनको 2 दे दो, -2, +2 या +2, -2। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि m की वैल्यू 0 है तो कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकते हैं, बताओ आप।
किस S. किस ऑर्बिटल के लिए? देखो एक तो एस हो सकता है, और बताओ पी में से कौन से वाला हो सकता है? पी में से सोचो सोचो, माइंड PZ. रिफ्लेक्ट करो। पीजेड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और डी में कौन सा हो सकता है? DZ square. DZ square. DZ square. तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। एम की वैल्यू 0 गिवन है, तो अब हमें एल से डिसाइड करना पड़ेगा। एम भी गिवन है तो एल से फिक्स हो जाएगा। जैसे एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0. तो एम की वैल्यू भी 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो एस ऑर्बिटल। और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। और डी 1. के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2. 2. अगर मैं आपसे ये कह दूं कि m की वैल्यू 1 है, तो क्या पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकते हैं? m की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 का मतलब तो +1 या -1 कुछ भी हो सकता है ना। Yes. तो क्या हो सकता है? पी जेड तो नहीं हो सकता। No, sir. तो क्या हो सकता है? या तो पी एक्स या PY. पी वाई। PY. पी वालों में। और डी वालों में 1 वाला कौन सा हो सकता है? या तो डी एक्स जेड और DXZ. या तो डी एक्स जेड हो जाएगा या डी वाई जेड हो जाएगा। YZ. फर्क फिर किससे पता लगेगा? एल की वैल्यू से पता लग जाएगा। फर्क जो पता करना होगा हमें। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? मान लो एम की वैल्यू 2 है, तो +-1 कुछ भी 2 हो सकती है। तो क्या आंसर हो सकता है? ऑर्बिटल कौन से वाला है डी में से? DXY. DX D. square minus Y square. एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकते हैं, या फिर कोई एफ ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्योंकि एफ की अभी डिस्कवरी हुई नहीं है, इसलिए एफ में भी हो सकता है। क्यों? तो ये भी तो कर सकते हैं ना, नोट एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 7 होंगे। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 2l + 1। तो 2 × 7. 3 + 1 कितने हो जाएंगे? 7। 7. अगर मैं 7 बनाऊंगा तो ऐसे बनाने पड़ेंगे ना। इसके लिए मुझे m की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, तो क्या डिसाइड करूंगा मैं m की वैल्यू? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो सकता है, या +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 हो सकता है। तो 7 वैल्यू हो सकती है हमारे पास। तो इस टाइप से एसपीडीएफ में आप मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट मैंने एक क्वांटम नंबर और बताया था आपको, 4th नंबर मैंने बोला था सेट ऑफ 4, उसका नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो दिया था उल्हेनबेक ने निकाला था, इसको डिस्कवर जो किया था उल्हेनबेक। लेकिन इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं या तो एस से या एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। खास बात यह है कि बाकी तीनों से स्पिन क्वांटम नंबर अलग है। तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लेस नहीं बताता, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द प्लेस। प्लेस जैसे प्लेस मतलब को कैसे बताया था? जैसे आपने कहा था मेन शेल, वो प्लेस था, मेन शेल प्लेस था। दूसरा क्या था? सब शेल, वो भी इलेक्ट्रॉन का प्लेस था। और तीसरा ऑर्बिटल भी प्लेस था। ये चीजें नहीं बताता, ये प्लेस नहीं बताता। इट डज नॉट, ये वो बताते हैं, इट डज नॉट टेल अबाउट द प्लेस, सो इट इज डिफर फ्रॉम अदर 3 क्वांटम नंबर। जो बाकी 3 है उससे ये बिल्कुल अलग है, ये प्लेस नहीं बताता है। इसलिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ये क्वांटम मैकेनिक्स से निकले हैं सारे, कि ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम क्या बोलेंगे? कौन से वाला क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं हुआ है, जो प्लेस नहीं Spin बताता? Quantum number. तो हम बोल सकते हैं N, L and M are derived from quantum mechanics, are derived from quantum mechanics, but S क्वांटम नंबर, नाम जरूर क्वांटम नंबर लिख रहे हैं इसके आगे हम, इज नॉट डिराइव्ड
फ्रॉम quantum mechanics. So it does not tell about the place. So it is differ from other three quantum number n, l, m. फिर ये बताता क्या है? फिर हम देखते हैं कि ये बताता क्या है फिर हमें. Actually it tells about the spin of electron in orbital. इसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन क्या है. मतलब स्पिन का मतलब है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मोशन बताता है. टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच क्या हो सकता है, मे बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है. इसलिए उसने कहा है कि दो टाइप के मोशन पॉसिबल हैं. या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आधा क्लॉकवाइज चले फिर एंटी क्लॉकवाइज चले. या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए उसने बोला कि एस की दो वैल्यू डिसाइड कर लो. इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वर्टर, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मे बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए उसने क्या कहा, सो वैल्यू ऑफ एस दो पॉसिबल है. कहता वैल्यू ऑफ एस या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब मर्जी है. उसने कर लिया, उसने कह दिया कि इसको हमने एक वैल्यू ले ली, हाफ से डिसाइड करेंगे, प्लस हाफ या माइनस हाफ. अब ये प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, ये कहता है कि हम प्रैक्टिकली नहीं बता सकते देख करके. जैसे मान लो एज एग्जांपल आपके पास एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. हाँ, ये जरूर है कि ये इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये या तो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा और या फिर आपका इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, ऐसे उल्टा. तो लेकिन इनके लिए वैल्यू जो है हाफ असाइन की है. एक को हाफ प्लस दोगे, एक को माइनस. सपोज मैं एक ऑर्बिटल देता हूं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लिखता हूं बेटा ऐसे. अब मैं कहता हूं मुझे इसके लिए एस की वैल्यू बताओ, तो आप ये लिखा हुआ सिर्फ ऐसे प्रिंट करके नहीं बता सकते कि ये प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ. अकेला इलेक्ट्रॉन है तो आंसर क्या दोगे, एस की वैल्यू क्या दे सकते हो आप, हाफ, जो प्लस भी हो सकती है और माइनस. कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको, हाफ दोगे आप, जो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब आप तो हाफ लिखोगे अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो. अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. जैसे मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो अब मुझे बेटा दोनों की अलग अलग देनी पड़ेगी वैल्यू, कि बताना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस है. पहला सपोज में प्लस हाफ लिखा है तो दूसरे वाला माइनस हाफ. अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ हाफ लिखो, प्लस हाफ भी सही है माइनस हाफ भी सही है. वो हाफ क्या है, प्लस हाफ या माइनस हाफ हमने डिसाइड किया है ना. प्लस या हाफ का मतलब है किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें साइन दिखाना पड़ता है, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ. तो इससे आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो, इसका यूज क्या आएगा हमारा. इससे हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे बेटा, जिसको बोलेंगे इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, एक टर्म है इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी. SM, स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है बेटा 2s+1. S का मतलब होता है टोटल स्पिन, टोटल स्पिन. जैसे देखो एग्जांपल, सपोज आपको एक मैंने केस दिया, मैंने कहा ये 3p ऑर्बिटल है, इसमें क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन फिल करो, इन दोनों को ऐसे करो फिल, और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो. P2 केस दे दिया मैंने, P2, P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बार मैंने लिख दिया कि इनको ऐसे करो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो. अब देखो बेटा, अगर मैंने बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी लोगे, क्या लिखोगे एस की वैल्यू, हाफ प्लस और माइनस हाफ. मतलब हाफ, साइन नहीं देंगे. यस. तो इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एस की वैल्यू चाहिएगी. तो टोटल एस कितना हो गया, अब देखो मेरे पास हाफ और हाफ 1. स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा,
2s plus 1. 2s plus 2s 1. प्लस 1। अगर 2s प्लस 1 है देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, कैलकुलेट करो। देखो इस केस में 2 into 1 plus 1, क्या आंसर आया? Yes. 3. 3. 3 का मतलब ट्रिपलेट आ गई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 से ट्रिपलेट। लेकिन यही दोनों इलेक्ट्रॉन आप ऐसे रखोगे, दूसरे वाले केस में देखो ऐसे रखोगे, तो अब मुझे क्लियर कट है एक का क्या आंसर देना पड़ेगा, इसकी वैल्यू प्लस हाफ, और Plus दूसरे half. की कितनी पड़ेगी, Minus Minus half. half. क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में। तो टोटल एस कितना आ जाएगा बेटा? 0. 0 0। तो अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी मेरे पास? plus 1. 1. 2s into 0 plus 1। तो कितना आंसर आया? 1. 1। One. 1 को आप बोलोगे सिंगलेट। तो जब आपके पास हैं तो दोनों ही जगह 2 p इलेक्ट्रॉन, इसमें p इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें p इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, इस काम आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बेटर रखने का तरीका कौन सा है p में, ऑर्बिटल में? तो नोट क्या है? मोर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी हायर द स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी। क्यों? ड्यू टू लेस रिपल्सन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक ऐसे रखूं 2 ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखूं, तो यहां तो दूर दूर हो गए ना दोनों इलेक्ट्रॉन Yes p sir. ऑर्बिटल में, और यहां क्या हो गए? साथ हो- है दोनों. साथ में, दोनों पर चार्ज सेम है, तो अनस्टेबल कौन से वाला होगा? जिनमें साथ है. क्लोज हो जाएंगे। तो सिंगलेट जो है वो लेस स्टेबल, और जो ट्रिपलेट है वो More stable. More stable. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में अगले जब करेंगे तो हेल्प मिलेगा इससे कि मोर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी हायर द स्टेबिलिटी ड्यू टू लेस रिपल्सन। तो इससे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कर सकते हैं आप, स्पिन। अब मैं थोड़ा सा पिछले केस को और चेंज कर रहा हूं। मैंने आपको लिखा था एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा था मैंने, क्या लिखा था? Orbital angular. Orbital angular momentum. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी जगह स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिख लूं या सिर्फ स्पिन भी लिख लूं, तो इसका फार्मूला स्पिन वाले से निकालना है, तो इसका आएगा s plus 1 h/2π। अगर सिर्फ ऑर्बिटल होता तो क्या होता? इतना होता तो Under root L L. L plus हाँ, 1. इसलिए L आप plus 1. चाहो तो इसको हटा दो, सिर्फ क्या लिखा हो एग्जाम में? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो फार्मूला क्या यूज करोगे? डेल्टा s Under s root. plus 1 h/2π। 2π. तो बेटा ये जो टोटल हमारे पास है, टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस एटम के अंदर बताते हैं कि कौन सा मेन एनर्जी लेवल में हुआ है, कौन से सब एनर्जी लेवल में रुका हुआ है, कहाँ उसका ऑर्बिटल है, कौन सा उसका ऑर्बिटल है। 3 तो प्लेस बताते हैं और एक बताता है कि वो कैसा स्पिन कर रहा है, एक साइड में कर रहा है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन कर रहे हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर 4th नंबर का होता है। क्लियर? Yes sir. Yes sir. So that's all about today class beta. So see you for next lesson. लेकिन you are supposed to submit and do your especially all DPP। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन करो, इट इज रिकमेंडेबल फॉर यू कि आप जितना भी करो, जितना समझ आता है आपको। जैसे क्वांटम नंबर की मैं DPP डालूं तो जितने क्वांटम नंबर पढ़ के फिर जितना आप डालोगे तो उसका बेनिफिट जो है वो आपका, आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू। जो है आपका इससे ज्यादा बढ़िया फायदा और नहीं मिल सकता, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप करके आओगे क्वेश्चन तो मेरे से पूछोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो वो किया हुआ ही नहीं होगा तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा आगे वाला। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. बेटा थैंक यू Sir. वेरी सुन। Thank you, यस sir. बेटा, हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? सर मंडे को टेस्ट है सर, सिलेबस। बस जो करते जा रहे हैं, एक छोड़ देना, एक क्लास लास्ट में जो होती है अपनी, हमेशा ऐसे याद रखो अपना टेस्ट जो अपने कंटिन्यू करते जा रहे हैं यही आएगा। अब जो लास्ट क्लास होगी उसको छोड़ देना बस। ओके Okay. तो आज वाला तो आएगा ही आएगा। पिछले टेस्ट में क्या दिया था? मेरे ख्याल से पिछले टेस्ट में बहुत थ्योरी तक दिया ना मैंने आपको। यस सर। Yes sir. अब Yes, की बार sir. क्या क्या हो गया?
बोहर से आगे क्या क्या हो गया? स्पेक्ट्रम दिया था पिछली बार, नहीं Yes, दिया sir. था। सो थोड़े दिए थे। थोड़ा दिया था, तो स्पेक्ट्रम दोबारा ले लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग और क्वांटम नंबर, ओके सर। शेप्स ऑफ Okay, ऑर्बिटल sir. की क्लास अगर मिल गई तो वो कर लेंगे। ठीक है, ओके Okay, सर, sir. ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।